क्या बात है रमेश, आप महीने से मेरे करीब नहीं आए। पहले तो आप दिन में दो दो बार बात करते, मेरा की आवाज़ रुंध गई। मगर रमेश का चेहरा सपाट था। तुमने तो बेटियों की लाइन लगा दी। दादू को वारिस चाहिए था, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी शादी करवा दी है। रमेश के सफाक लहजे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। 2 सालों में उसने 2 खूबसूरत बेटियों को जन्म दिया, जिन्हें आज तक रमेश ने जी भर कर देखा तक नहीं था। अगली सुबह मुँह अंधेरे वो उन मासूम कलियों के साथ राज हवेली छोड़ गई। मिस्टर रमेश, जिम प्रोटीन्स की ओवरडोज की वजह से आप बाप बनने की सलाहियत हमेशा के लिए खो चुके हैं। डॉक्टर की बात ने रमेश की नींदें हराम कर दी। वो पागलों की तरह मीरा को ढूंढने लगा। खिलाफे मामूल रात में उसके आने का वक्त बदलता जा रहा था और इस वक्त भी घड़ी 12 के हिंसे को अबूर कर रही थी। मीरा के वसवसे वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जा रहे थे। वो सर्द रात हर रात की तरह हवेली के दरो दीवार पर उतरी और एक गहरा सकूत पैदा कर दिया, जबकि बेतरतीबी से अपनी सांसों को संभालता हुआ वजूद कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। उसे सिर्फ़ और सिर्फ रमेश के आने का इंतज़ार था, जो ना ही कॉल अटेंड कर रहा था, ना ही उसके किसी मैसेज का जवाब दे रहा था और ना ही उसे बता कर गया था। हमेशा से ही वो एक ज़बरदस्त रूटीन पर कायम रहा था, लेकिन न जाने उसकी रूटीन को क्या होता जा रहा था। रात घर देर से आना, सुबह उसके जागने से पहले चले जाना। वो खुद से नज़रें चुरा रहा था या मीरा से, लेकिन ये चीज़ उनके रिश्ते में एक दरार पैदा कर रही थी। थक हार कर वो सोफ़े पर बैठी और सोफ़े की पुश्त से टेक लगाते हुए आंखों को बंद कर लिया। तभी हल्की सी आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और उसने फ़ौरन आंखें खोलते हुए गर्दन मोड़कर आने वाले को देखा। वो वही था जिसके आने से उसकी आंखों की चमक बढ़ जाया करती थी। रमेश राज हवेली का जगमगाता हुआ चश्मो चिराग और उसके दिल पर राज करने वाला खूबरू राजकुमार। अपने लबों को दांतों में दबाते हुए उसने उसके इस्तकबाल में उठी एक नरम सी नज़र उसके वजूद पर डाली, जबकि रमेश ने एक सपाट नज़र उसके वजूद पर डालने के अलावा उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। आगे बढ़ते हुए वो आईने के सामने खड़ा अपनी घड़ी उतार रहा था और वो उसकी पुश्त पर आ खड़ी हुई। इतनी देर लगा दी आपने और बताया भी नहीं। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। रमेश हमेशा की तरह उसकी मुलायम आवाज़ सुनता रहा, जो बमुश्किल उसके कानों तक पहुँच रही थी। ये मुलायम लहजा, ये नरम बातें, यही तो उसकी शख्सियत का ख़ासा थी। जिस तरह वो ख़ुद बहुत नफीस थी, बिल्कुल उसने अपने लहजे को भी मध्यम और नफीस रखा हुआ था। मैं इस बात का पाबंद तो नहीं हूँ कि जहाँ जाऊँ तुम्हें बता कर जाऊँ, तुम्हारे सर दर्द भी साथ लेकर जाऊँ। उसने पलटते हुए उसका चेहरा देखा और ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ गया। धड़कते हुए दिल के साथ वो अफसरदा से कदम उठाती एक बार फिर उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। ये किस तरह बात कर रहे हैं रमेश, प्लीज़ ऐसी बात ना करें। इस बार उसने हिम्मत करते हुए उसके कंधे पर अपना वजूद गिरा लिया था। बड़ी मोहब्बत से उसका चेहरा देखते हुए वो अपने हुस्न का जादू जगा रही थी। वो वही रमेश था जो उसकी मोहब्बत का दम भरता, जो उसके करीब आने के लिए दिन रात तड़पता रहता। और आज वही बग़ैर उसे देखे अपने कपड़े निकाल कर उसे खुद से दूर धकेलता हुए फ़्रेश होने चला गया। वो मुश्किल आंखों में उतरते हुए आंसू का गोला घोंटकर उसने ख़ुद को नॉर्मल किया। हालात उसकी मुख्तलिफ सिमत में चल रहे थे। फ़्रेश होने के बाद वो बाहर आया और आते ही बिस्तर पर लेट गया। यूँ लग रहा था जैसे थकावट उसके अंग अंग में उतर चुकी हो, और एक बार फिर अपनी अना को मारते हुए वो उसके पहलू में आकर लेट गई। बड़ी हिम्मत करते हुए उसने मुकाबिल के बाजू सीधे किए और उस पर अपना सर रखते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसका चेहरा देखा। ठीक है, नाराज़गी ख़त्म करें और मुझसे बात करें। उसे इस शख्स से बातें किए जैसे अरसा बीत चुका था। वो उसके मोहब्बत भरे लम्स के लिए तड़प कर रह गई थी। कितनी रातें हो चुकी थी बेकरारी में तड़पते हुए, लेकिन वो दुश्मने जान था कि उसे परवाह तक नहीं थी। क्या उसके लिए इतना आसान था कि मोहब्बत की सीढ़ी पर चढ़ाकर खुद अजनबी बन जाए? सोने दो मुझे, मेरे पास इन इजाफी चोंचलों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। रमेश की नज़रें छत का तवाफ़ कर रही थी। वो बदगुमानी के इस दोराहे पर खड़ा था जहाँ उस लड़की की शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। तो क्या ये होती है मर्द की मोहब्बत? जब दिल चाहे बेकरारी और बेताबी से बाजुओं में भर ले, और जब दिल चाहे अजनबी करके ख़ुद से बेगाना कर दे। लेकिन मीरा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने चाहा तो नहीं था कि वो उसे अपनी बेतहाशा मोहब्बतों का आदी बनाए। अब अगर आदी बन चुकी थी तो इस शख्स का हक बनता था कि वो उसकी आदतों को ज़ेरे गौर लाकर उससे मोहब्बत करे,
उसे अपने लम्स से मुतारिफ़ करवाए। अपने मखमली हाथों में उसका चेहरा थाम कर वो जा बजा अपने लबों के नकूश छोड़ती चली गई। दो दिल धड़क रहे थे। रमेश किसी बुत की तरह साकित था, लेकिन फिर भी उसके नरम लबों का लम्स उसके वजूद में हलचल पैदा कर रहा था, जो कि वह हरगिज़ नहीं चाहता था। एक बार फिर मीरा ने झुकते हुए उसके लबों से अपने लबों को जोड़ना चाहा और मुकाबिल ने इतनी सख्ती से उसे दूर झटका कि वो बेख्तियार उछल कर दूर जा गिरी। आखिर कौन सी ऐसी आग है जो तुम्हें चैन नहीं लेने दे रही? उड़ी हुई रंगत के साथ वो इस शख्स का चेहरा देखती रही। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि वो इस मामले को जितना आसानी से हल करने की कोशिश कर रही है, वो मामला उतना ही उसके सर पर चढ़ता जा रहा है। रमेश, उसके लबों से हल्की सी सरगोशी निकली। क्या रमेश, आखिर चाहती क्या हो तुम? थका हारा घर आऊँ तो तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ने बैठ जाऊँ, अपने बिस्तर पर तुम्हें देखूँ तो दीवानों की तरह तुम पर टूट बरसूँ। इतनी भी जवानी नहीं होती जितनी तुम्हारे सर चढ़ी है। वो सरासर उसकी तजलील कर रहा था। एक औरत कभी भी अपने पति को ऐसे अल्फाज से दूर नहीं धकेलती। क्यों? क्योंकि आज तक समाज ने उसे यही समझाया है कि ये मर्द का हक होता है। लेकिन जब एक औरत मर्द के करीब आना चाहती है तो समाज मुंह फेर लेता है। क्या औरत और मर्द के जज्बात बराबर नहीं होते? क्या भगवान ने उन्हें एक जैसा हक नहीं दिया? उसकी आंखों से लगातार आंसू टूट कर गिर रहे थे। तजलील की शिद्दत से उसके चेहरे की रंगत लाल हो गई। इस वक्त उसे अपना आप एक बिकई हुई औरत की तरह लग रहा था, जो अपने ग्राहक को अपना आप गली में खड़े होकर इशारे से दिखाती है, लेकिन ग्राहक फिर भी मुंह मोड़कर चला जाए। तो क्या वो कोई बिकाऊ औरत बन चुकी थी जो अपने पति के हाथों जलील हो रही थी? पहले तो आपको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि आप पर थकावट उतरी हुई है, आप मेरे हुस्न के कसीदे नहीं पढ़ सकते, आपको मीरा से मोहब्बत नहीं है? पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा। वो शिकवा कर रही थी, शिकवा जो उसकी शख्सियत का खासा नहीं था। उसने हमेशा सब्र करना सीखा था। बहुत आला तरबियत याफ्ता, बहुत उम्दा मिजाज की वो लड़की आज उसके सामने फूट फूट कर रो पड़ी और रमेश ने झटके से उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। आखिर कब तक मेरी ज़िंदगी में मनहूसियत फैलाती रहोगी? मैंने तुमसे मोहब्बत की, लेकिन इसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? वो अब उसे दबोच कर अपना जहर उगल रहा था और वो कांप कर रह गई। वो आखिर कहना क्या चाहता था? तुमने बेटियों की लाइन लगा दी। इस हवेली को वारिस चाहिए था, मुझे तुमसे बेटा चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे अधूरा छोड़ते हुए सिर्फ अपनी ख्वाहिश पर बेटियां पैदा की। वो इस शख्स की जहालत पर हैरान होती खुद को झटके से आज़ाद करवा गई। वो एक माँ थी, अपनी तजलील तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी ममता की तजलील नहीं। ये मेरा कसूर नहीं है, ये बेटियां आपको ईश्वर ने दी है, मैंने नहीं। वो उसे आईना दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो शख्स जो एक अरसे से अपने अंदर जहर पाल कर बदगुमान हो रहा था, अब उसकी कोई भी बात समझने वाला नहीं था। लेकिन भगवान ने मुझे तुम्हारी कोख से बेटियां दी। तुम जैसी औरत और कर भी क्या सकती है, सिवाय अपनी जैसी मनहूसियत भरी लड़कियों की लाइन लगाने के? उसका दिल चाहा कि वो एक जन्नाटेदार थप्पड़ इस शख्स के चेहरे पर जड़ दे। किस कदर घटिया इंसान था वो। आज तक उसने उसे मोहब्बत की ऐसी ऊंची स्थान पर विराजमान किया था कि वो नीचे झांक कर देखता तो लोग उसे कीड़े मकोड़े नज़र आते, और आज वो शख्स उसकी और उसकी औलाद को एक गाली बना रहा था। वो भगवान का आशीर्वाद की तजलील कर रहा था। ठीक है, ये औलाद हम दोनों ने मिलकर पैदा की है। मैं ठीक नहीं थी, मेरे अंदर मनहूसियत थी, तो आप पैदा कर लेते बेटे। इंसानियत के निचले दर्जे पर मत जाएं कि कल को ख़ुद को पहचानना मुश्किल हो जाए। रमेश, बेड से नीचे उतरते हुए उसने रमेश की आंखों में देखते हुए उसे एहसास दिलाया, लेकिन ये एहसास तो वो एक अरसा पहले खो चुका था। यानी तुम्हें ये लग रहा है कि अभी भी मैं इंसानियत से गिर रहा हूँ? वो अपनी जानिब उंगली करते हुए हैरत से देखता रहा। यानी उसे कोई पछतावा नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हें बेटा पैदा करके दिखाऊंगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी से निकलने के बाद भगवान मुझ पर किस तरह मेहरबान होता है। यूँ लग रहा था जैसे वो उसे चैलेंजिंग निगाहों से देख रहा हो। क्या लोग इतनी जल्दी बदल जाते हैं? उसने ऐसा तो नहीं सोचा था। इस शख्स को बदलना नहीं चाहिए था, चाहे सारी दुनिया बदल जाती। उसने कितनी मोहब्बत से मीरा को हासिल किया था, और आज उसके साथ कैसा घटिया सलूक कर रहा था। मैंने दूसरी शादी का फ़ैसला कर लिया है। उसने उसके वजूद पर दूसरा बम गिराया। एक औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बटा हुआ मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उड़ी हुई रंगत के साथ साकित कदमों से वहीं खड़ी थी। वो 25 साल की लड़की जिसे एक लम्हे में ही महसूस हुआ जैसे उसने अपना सब कुछ गंवा दिया है। तो क्या ये होती है औरत की औकात?
इस हवेली में अपनी जगह बनाने के लिए, दूसरों के दिल में उतरने के लिए, बहू साबित होने के लिए उसने कितनी कुर्बानियाँ दी थी। और रमेश की ज़िंदगी में आकर वो ख़ुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझती थी, और वो शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल करने वाला था। आप पागल हो चुके हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी सारी ज़िद और रना को छोड़ते हुए वो एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ी और रोती हुई आंखों के साथ उससे सवाल किया, जबकि रमेश मुंह फेर कर लेट गया और अपने चेहरे पर बाजू रख लिए, जैसे वो हालात से भागने की कोशिश कर रहा हो। बुज़दिल मर्द की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो हालात से भागकर मसले हल करता है। सब कुछ पहले से तय हो चुका था, वो तो बस उसे हकीकत बता रहा था। उसका अंधा भरोसा, विश्वास, सब कुछ टूट कर कदमों में बिखरता चला गया। आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा मजाक मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, कभी नहीं। वो रोते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। तुम बर्दाश्त करो या ना करो, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इस हवेली को वारिस चाहिए, हर हाल में मुझे वारिस देना है। वो जानता था कि वो इस बात को कभी कबूल नहीं करेगी। वो मर जाएगी, लेकिन रमेश को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। वो रमेश से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, अंधा प्यार। चाहे इस मोहब्बत की शुरुआत उस शख्स ने की हो, लेकिन अब वो उस औरत के दिल में बहुत गहरी जगह बना चुका था और अब किसी और का होने जा रहा था। ये बात मौत से भी ज़्यादा तकलीफ़ देती। रात न जाने कब तक वो रोती रही। उसके पास दुख मनाने के लिए कुछ नहीं था। उसके बदलते हुए तेवर तो वो पिछले 1 महीने से देख रही थी, लेकिन एक बार उसने नज़रअंदाज किया। काम की थकावट, पर्सनल टेंशन्स, उसने हमेशा इस रिश्ते को आज़ादी दी, उसकी हद का ख्याल रखा। उसने कभी भी रमेश पर ज़बरदस्ती हावी होने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी शराफत का फ़ायदा उठाकर बहुत हद से ज़्यादा बात बढ़ चुकी थी। आज वो शख्स अपनी ही औलाद का दुश्मन बन चुका था। इन 2 सालों में भगवान ने उसे 2 बेटियों से नवाजा था, इतनी खूबसूरत परियां जो खिलखिलाते हुए हवेली की रौनक बढ़ा देती थी। उसे तो लगता था कि हवेली वाले उसकी बेटियों से प्यार करते हैं, और वो दिखावा करते भी थे। कभी कभार वो रमेश के पास उन्हें बैठा कर जाती तो वो भी उनसे बात कर लेता, लेकिन जिस तरह एक पिता को अपनी बेटियों के लिए दीवाना होना चाहिए, वो दीवानगी उसने रमेश में कभी नहीं देखी थी। लेकिन उसे लगता था कि वक्त के साथ वो बदल जाएगा, उसके दिल में अपनी औलाद के लिए प्यार जाग उठेगा। पर वो गलत थी, उसके सारे अंदाज़े गलत थे। उस रात उसने सबसे पहले अपनी खोई हुई मोहब्बत का दुख मनाया, उस शख्स के बदल जाने का शौक़ मनाया, फिर अपनी ममता के टूटने का दुख मनाया, और उसके बाद अपनी बेटियों के बेघर होने का दुख मनाया। लेकिन एक मजबूत औरत सारी ज़िंदगी एक ही दर्द सीने से लगा कर नहीं बैठी रहती। मिसाल के तौर पर मर्द जो तय कर चुका है वो तो वो करेगा ही, तो फिर औरत के लिए ज़रूरत है कि कुछ दिन रोने के बाद वो अपनी सारी कमज़ोरियों को पिछाड़ कर इस तरह खड़ी हो के ज़माना देखता रह जाए। और वो भी निशा थी, जिसके पिता ने उसकी परवरिश किसी राजकुमारी से कम नहीं की थी। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना था। जो लोग उसकी हार का इंतज़ार कर रहे थे उन्हें जीत कर दिखाना था। उसे रमेश राठौर का डट कर मुकाबला करना था। वो किसी किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकती थी। वो ख़ुद को हालात के दहारे पर नहीं छोड़ सकती थी, और ना ही किसी की आंखों में अपने लिए लाचारी देख सकती थी। उसे अपनी कहानी खुद लिखनी थी, और ये कहानी एक ऐसी बहादुर औरत की थी जो अपनी बेटियों के लिए उठी और सबके घमंड को चूर चूर कर दिया। कोई नहीं जानता था कि आने वाला सूरज अपने साथ क्या लेकर आने वाला है। वक्त का पन्ना कब पलट जाए कोई नहीं जानता। वो रात जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन उसकी रूह पर ऐसे निशान छोड़ गई जो सारी ज़िंदगी भी नहीं धुल सकते थे, कभी नहीं। नाश्ते की टेबल पर सब कुछ आम दिनों की तरह चल रहा था। दादाजी मुखिया की कुर्सी पर बैठे हुए थे, जिन्हें राठौर परिवार के सबसे बड़े का दर्जा हासिल था। उनके साथ बैठे थे जितेश राठौर, उनके साथ रमेश राठौर और सुनीता जी। अपनी आंखों में सुर्ख आंसू छुपाए वो सर झुकाकर नाश्ता कर रही थी। उसकी दोनों बेटियां सोई हुई थीं। सुबह रमेश को ऑफिस भेजने के बाद वो उन्हें जगाकर नाश्ता करवाती रही थी। उसने कभी उनकी जिम्मेदारी नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ी। हाँ, नौकर थे, पर फिर भी वो एक बेहतरीन माँ साबित हुई थी।
पिताजी, मैंने अपने फ़ैसले के बारे में निशा को बता दिया। मैं दादाजी को भी बताने लगा हूँ कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। उसने सबसे पहले खामोशी तोड़ी। वो जो नाश्ता जहर की तरह गले से नीचे उतार रही थी, उसका हाथ एक लम्हे को कांपा और फिर सर झुका और वो खाना खाने लगी। जबकि दादाजी ने हैरत से सर उठाकर उन सबको देखा। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग पहले से ही सब जानते थे। सुनीता जी, जितेश जी, सब बाखबर थे, सब इस नाटक में शामिल थे और अब आखिर में उसे बताया जा रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रमेश? दादाजी ने उसे टोक कर कहा, जबकि उसने गंभीर चेहरे के साथ बारी बारी सबको देखा। सब लोग नाश्ता रोककर उसे ही देख रहे थे। आप जानते हैं कि हवेली के लिए वारिस कितना ज़रूरी है। मैं किसी के भरोसे तो नहीं बैठ सकता दादाजी। उसकी आवाज़ ऊंची होती चली गई, जबकि आज तक सब ने उसे हमेशा तमीज़ और लिहाज के साथ बात करते हुए देखा था। निशा को लगा एक बार फिर उसका गला भर आया है। उसकी आंखें आंसू से भरने लगी हैं, लेकिन जितना रोना था वो रात में रो चुकी थी। बार बार रोना अब उसके आत्मसम्मान के खिलाफ था। तुम जवान हो, तुम्हारी पत्नी जवान है, भगवान तुम्हें वारिस भी देगा, और वैसे भी शादी तुमने अपनी मर्ज़ी से की थी, दादाजी ने याद दिलाया। तभी जितेश ने बीच में बोलते हुए उन्हें खामोश कर दिया। पिताजी, ये उन दोनों का आपस का फ़ैसला है। जब वो निशा को बता चुका है तो हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? सुनीता जी के चेहरे की मुस्कान गहरी होती चली गई। निशा ने बस एक बार आंखें उठाकर उन्हें देखा। एक बहू के तौर पर जितने प्यार से वो उसे ब्याह कर लाई थी, आज उतनी ही उसके ख़िलाफ़ हो चुकी थी। जबकि निशा ने कभी अपनी माँ और सुनीता जी में कोई फ़र्क नहीं रखा था, लेकिन होता है, कुछ लोगों को इज्जत हज़म नहीं होती। सीमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमने शादी का फ़ैसला कर लिया है। जितना जल्दी हो सके यह फ़ैसला फ़ाइनल है। कुर्सी पीछे धकेलते हुए वो खड़ा हो गया। जानबूझकर उसने सर घुमाकर निशा की तरफ देखा, जो ऐसे नाश्ता कर रही थी जैसे उनकी बातें सुन ही ना रही हो। चाय का कप हाथों में पकड़े हुए वो अपनी कुर्सी से उठी और एक नज़र उस शख्स को देखने लगी, और उसके बाद दादाजी की तरफ देखा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरी तरफ से मजाज है। अगर रमेश दूसरी शादी करना चाहते हैं तो कर लें। ये मामला उतना आसान नहीं था जितना नज़र आ रहा था। रमेश को लगा था कि निशा हंगामा करेगी, उस पर केस करेगी, अपने पिता को बुला लाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो हालात का रुख बदल कर वहाँ से निकल गई और नाश्ता करते लोग देर तक उसकी पुश्त को देखते रहे। तुम गलत कर रहे हो बेटा, तुम्हें अपनी बेटियों के बारे में सोचना चाहिए। दादाजी ने भी कुर्सी पीछे करते हुए उसे एक नज़र देखा, लेकिन रमेश उनकी बात नहीं सुन रहा था। वो तो उस लड़की के इस फैसले पर हैरान था जो भी वो करके चली गई थी। दिल में एक टीस उठी। उसके ज़मीर ने उसे जगाना चाहा, लेकिन सर झटकते हुए वो चाबियां उठाकर बाहर निकल गया। अब वक्त गुजर चुका था कि वो ज़मीर की आवाज़ सुने। जिनके अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी होती है, उन्हें किसी के दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो भी उन्हीं लोगों में से एक बन चुका था। दादाजी टोकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। मामला जितेश राठौर के हाथ में था, और उनकी पत्नी सुनीता जी उन्हें लगातार ये समझा चुकी थीं कि वो घमंडी लड़की उनके बेटे के लायक नहीं है। वो और बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, और अगर करेगी भी तो वो ट्विन बेटियाँ। अगर उनका बेटा किसी और लड़की में इंटरेस्टेड है तो जवान खून है, और फिर राठौर हवेली का होने वाला मुखिया है। मुखियाओं की शान होती है दो दो पत्नियां रखना, और जब उसकी पत्नी को भी कोई एतराज़ नहीं तो दूसरा कौन होता है बोलने वाला। लेकिन दादाजी को उस लड़की की खामोशी अंदर ही अंदर चुभ रही थी। निशा आज तक रमेश पर जान छिड़कती आई थी, तो ये कैसे मुमकिन था कि वो खुद अपने हाथों से उसे किसी और के हवाले कर रही थी। उसने सबसे पहला कदम उठाया, रमेश से अपना वजूद अलग कर लिया। बाहर से वो एक ही कमरे में रहते थे, हल्की फुल्की बात भी कर लेते, लेकिन ना ही उसने कभी नज़र उठाकर रमेश के चेहरे को देखा, ना ही उसके आने जाने के वक्त पर नज़र रखी, और ना ही कभी पूछा। अब वो आज़ाद हो चुका था, उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे यूँ लग रहा था जैसे वो सीमा के नाम हो गया है। वो सीमा नाम की बला उसके सर चढ़कर उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुकी थी। अपनी बेटियों के साथ तो पहले ही उसका नाम मात्र का रिश्ता था, और अब वो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। वो उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा था, उनकी माँ को पत्नी का दर्जा दिया हुआ था, यही काफ़ी था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
उसका पूरा पूरा दिन सीमा के साथ बीतता। आधी रात तक वो सीमा के आगोश में खोया रहता। जितेश राठौर और सुनीता जी ने खुद जाकर सीमा के माता पिता से बात की और सब कुछ फाइनल करने के बाद विवाह की डेट फिक्स कर दी गई। सिर्फ एक हफ्ता था उसके पास। पूरे परिवार में हलचल फैल गई। लोगों के लिए ये खबर बिल्कुल ही अनोखी थी कि वो शख्स नशा को छोड़ रहा था जो नशा का दीवाना था। कुछ लोगों ने लान तान की, कुछ जलने वालों ने बात को बढ़ावा दिया, लेकिन वो खामोश रही। उसके पिता ने कहा था कि वो घर वापस आ जाए, लेकिन वो जानते थे कि उन्होंने एक शेरनी को पाल पोस कर बड़ा किया है। वो टूट जाएगी लेकिन हारेगी नहीं। उन्हें अपनी बेटी पर अपनी जान से बढ़कर भरोसा था। हवेली में विवाह की तैयारियां होने लगी, लेकिन उसने खुद को हर तरह की तैयारियों से अलग कर लिया। सुनीता जी सिर्फ उसे जलाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। शादी से सिर्फ 2 दिन पहले वो चाय देने के लिए दादाजी के कमरे में गई और दादाजी ने बड़ी मोहब्बत से देखते हुए उसे अपने पास बिठा लिया। तो क्या वो वाहिद शख्स थे जिनके सामने वो टूट सकती थी? नहीं दादाजी, मैं इस शख्स का फ़ैसला समझकर स्वीकार कर रही हूँ। उन्हें खौफ आने लगा था कि उसके हौसले से, उसके सब्र करने वालों के साथ तो भगवान होता है, और अगर भगवान उसकी साइड था तो बाकियों के पास बचा क्या। एक बार उससे बात तो करती, उसे पुरानी मोहब्बत को जगाने की कोशिश करती। वो भटक गया है, बुरा तो नहीं है ना? न चाहते हुए भी वो उसका बचाव कर रहे थे। मैं जानती हूँ दादाजी, लेकिन भटकने वालों को अगर खुद एहसास ना हो तो रास्ता दिखाने वालों की आवाज़ें सिर्फ शोर होती हैं। भगवान ने मेरे लिए जो लिखा है मैं उसे स्वीकार कर लूँगी। उसकी आंखों से टूट कर गिरते हुए आंसू बता रहे थे कि उसके अंदर कौन सी तोड़ फोड़ मची हुई है। इन सारी तैयारियों को देखना उसे अंदर ही अंदर से तोड़ रहा था। वो रात जो संगीत की रात थी, उस रात रमेश ने उसे ज़रा सा खींच कर अपने करीब कर लिया। बहुत शुक्रिया, मुझे अंदाज़ा था कि तुम इतनी ही अंडरस्टैंडिंग हो। शायद मदोशी में उसके माथे से माथा टिकाकर उसकी आंखों में देख रहा था और वो मुश्किल मुस्कुराई। आपने खुद ही बहुत देर कर दी थी। मुझे पहले बता दिया होता तो मैं पहले ही अपना रास्ता अलग कर लेती। होंठों का कोना खींचकर मुस्कुराते हुए उसने रमेश को चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा दिल तुम्हारी मोहब्बत से खाली नहीं है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। लोग बेवफाई भी मजबूरी की आड़ लेकर करते हैं। मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं। उसने रमेश के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए थपथपाया और मुकाबिल ज़रा सा मदहोश होते हुए उसके गुलाबी होंठों को छूने लगा, लेकिन उसने सख्ती से अपनी उंगलियां उसके होंठों पर जमा कर उसे दूर किया था। मुझे नहीं लगता कि अपना इतना शानदार फंक्शन छोड़कर आपको मुझ में इंटरेस्ट लेना चाहिए। प्लीज़ जाइए, मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। काश इस वक्त उसे अंदाज़ा हो जाता कि वो अपने वजूद से उसका हर हक मिटा चुकी है, और औरत जब हक मिटा दिया करती है तब वो ना ही हक की तलबगार होती है और ना ही प्यार की। उसकी 2 जुड़वा परियां शायद जानती भी नहीं होगी कि उनका पिता उनके वजूद से इनकार करते हुए उनकी माँ को अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा है। सिर्फ बेटे की ख्वाहिश में इस कदर अंधा हो चुका है कि उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। वो अगला दिन हंगामों से भरा हुआ था। उस शाम के एक सादे से समारोह में उसका विवाह सीमा से होना था। खुद को मजबूत कर लेने के बावजूद बार बार आंखें भीगती जा रही थी। दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में मसल दिया हो। सुनीता जी शादी का जोड़ा रखने के लिए कमरे में आई और उसे बड़ी तनकीदी निगाह से देखा। तो फिर टूट गया तुम्हारी मोहब्बत का भरम, कैसे मुंह के बल गिरी हो तुम। और उसने सर उठाकर उन्हें देखा। उसकी आंखों में रोने की चुगली खा रही थी, और ये बात सुनीता जी के लिए बड़ी खुशी की बात थी। मैंने तुमसे कहा था कि ज़्यादा हवाओं में मत उड़ो, मेरा बेटा तुम्हें मुंह के बल गिरा देगा, और देखो आज तुम अपनी सारी हैसियत खो चुकी हो। ख़त्म, तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो गया। अपने सीने पर बाजू लपेटे हुए उनका अंदर जो कुछ भी था वो कहती जा रही थी। इंसान को कभी भी वो 2 लोग नहीं भूलते, एक वो जो मुश्किल में उसे प्यार का सहारा देकर तसल्ली देते हैं, और एक वो लोग जो उसे हारा हुआ देकर तालियां बजाते हैं, जो शोखी से मुस्कुराते हुए उसके ज़ख्मों को बढ़ाते हैं। ज़ख्म खाई आंखों से उसने सुनीता जी को देखा। कोई बात नहीं, मैं तो सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन आप क्या करेंगी? अगली बार अगर गिरने की आपकी हुई तो?
और सुनीता जी ने आगे बढ़कर उसका खूबसूरत चेहरा सख्ती से अपनी उंगलियों में दबोच लिया था। भूलना भी मत कि ये घर मेरा है, इस पर मेरा राज है। रमेश मेरा बेटा है, मैं जो कहूँगी वो वही करेगा। यानी उसके दिल में इस बात को डालने वाली भी एक औरत ही थी। मर्द कभी भी एक औरत के लिए नफ़रत लेकर नहीं उतरता। ये नफ़रत भी एक औरत ही उसके कानों में डालती है, कभी माँ बनकर, कभी सास बनकर, कभी बुआ बनकर, कभी मौसी बनकर। एक औरत ही इस जहां में दूसरी औरत का जीना हराम कर देती है। उसके कांपते हुए होंठ, उसकी रोती हुई आंखें, उसका टूटता हुआ मान, कुछ भी रहम के काबिल नहीं लगा उन सबको। वो समारोह बेहद शानदार था। उसने कितना चाहा कि वो चली जाए, लेकिन दिल नहीं माना। हालांकि रमेश ने उसे कहा था कि वो उसके पसंदीदा पहनावे में उसे वहाँ देखना चाहता है, लेकिन उसे यकीन था कि उस दिन केंद्र बिंदु वो नहीं होगी। वो किसी की आंखों में अपनी हार नहीं देख सकेगी। वो चुपचाप कुछ वक्त उस कमरे में भी गुजारती रही। वो कमरा जो सिर्फ उसका था, वो कमरा जिसमें उसने रमेश की बेहिसाब मोहब्बतों को महसूस करते हुए ख़ुद को ख़ास समझा था। आंखें बंद करते हुए उसने वो खूबसूरत जगमगाता हुआ सपना देखा जो हकीकत में बदल चुका था। नरमी से उसकी गर्दन पर होंठ जमाता हुआ रमेश उस सारी दुनिया से बेखबर किया जा रहा था। तुम जानती हो कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की है। तुम रमेश राठौड़ का इश्क हो। उसकी खुशबू हमेशा उस पर असर करती थी। वो मर्दाना रूप वाला शख्स सिर्फ उसका था, सिर्फ और सिर्फ उसका, जिसके सपने देखने वाली आंखें उसे खो खो कर रो रही थी। रमेश, मुझे डर लग रहा है। कांपते हुए हाथों के साथ उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोचते हुए वो घबरा कर कह गई, और मुकाबिल ने उसके होंठों पर अपना पहरा जमाते हुए उसे अपनी बाजुओं में भर लिया। याद रखना, तुमने रमेश राठौड़ की ज़िंदगी में आकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मुझ पर तुम्हारा राज है, तो मुझे खुद पर राज करने दो। बंद होती आंखों के साथ उसने रमेश की बेहिसाब मोहब्बत और दीवानगी को महसूस किया था। वो उसके चेहरे पर जा बजा होंठ रखते हुए इसे सांस दिला रहा था कि वो कितनी आकर्षक है। उसकी आंखें जिन्हें दीवानों की तरह चूमते हुए वो उनके सपनों को होंठों से छूता था। उसके होंठ जो हमेशा से ही उसके पसंदीदा रहे। जब अपने होंठों से वो रमेश का नाम पुकारती तो वो सारी दुनिया से बेगाना हो जाता। उसकी सुराहीदार गर्दन और गर्दन पर जगमगाता हुआ तिल, उसे होश खोने का सारा सामान हासिल था, और उसकी बाजुओं में गिरकर वो होश खोता चला गया। नौकरानी ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर झांका। विवाह हो चुका है बहू जी, अभी कुछ देर में दुल्हन विदा होकर आ जाएगी, आप नीचे आकर देख बेख कर लीजिए। वो महल उसके सामने चूर चूर हो गया। वो किसी और के नाम हो चुका था। क्या इतना आसान था? हाँ, ये बाकी लोगों के लिए आसान हो सकता था, लेकिन इस लड़की के लिए यूं था जैसे उसकी रूह पर किसी ने कुल्हाड़ियों से वार किए हों। उसका ज़ख्मी वजूद तड़पने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसे ज़ख्मी करके किसी रेगिस्तान में फेंक दिया हो, मरने के लिए, तड़पने के लिए, और हर कोई तमाशबीन बनकर उसकी मौत का तमाशा देखना चाहता हो। नैना और शनाया सो गई हैं? उसने पूछा। जी मालिकिन, वो तो काफ़ी देर पहले सो गई थी। मेरी बात सुनो संगीता, मेरे पास आओ। संगीता सबसे भरोसेमंद नौकरानी थी। उसे लगता था अगर इस हवेली में कोई गरीब होने के साथ साथ सच्चा भी है तो वो संगीता के अलावा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। वो इकलौती औरत थी जो उसका दर्द अपने दर्द समझती थी, जो उसकी बेटियों को अपने सीने से लगा कर घूमती। बात सिर्फ कुछ पैसे की नहीं, एक विश्वास था। संगीता उसके पास ही नीचे बैठ गई। इधर मेरे पास आकर बैठो, उसने इजाज़त दी, और कुछ घबराते हुए संगीता उसके पहलू में बैठ गई। रमेश के कमरे से मैंने अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया है। मेरी ज़रूरत की तमाम चीज़ें पैक कर दो। नैना और शनाया का सामान भी पैक कर दो। उसने ज़रूरी सामान की लिस्ट संगीता को थमा दी, और संगीता हैरान होकर उसे देखती रही। बहू जी, आप कहीं जा रही हैं? वो सवाल जिसकी उसे उम्मीद थी। हाँ संगीता, मुझे चले ही तो जाना चाहिए। क्या अब यहाँ रुकने की कोई वजह है? वो ना चाहते हुए भी रो पड़ी, और संगीता उसके साथ ही रो पड़ी थी। ठाकुर साहब ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आप हवेली से चली जाएंगी तो बचेगा कुछ भी नहीं। वो साफ साफ बोली। आप रुक जाइए, आप देखिएगा ठाकुर साहब को जल्दी एहसास हो जाएगा कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है। वो उसे तसल्ली दे रही थी, लेकिन वो तय कर चुकी थी। तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। रात को वो सामान उसे
गलियारे से गुजार कर तुम पिछले दरवाजे पर ले आओगी और अपने पति को समझा देना पिछले दरवाजे पर गाड़ी लाकर वो मुझे इस हवेली से दूर ले जाए। लेकिन याद रखना संगीता, मेरे चले जाने के बाद भी तुम ये जिक्र किसी से नहीं करोगी कि मैं कहाँ गई। संगीता को आदेश देने के बाद वो अपना दुपट्टा संभाल कर उठकर नीचे चली गई। उसका रुख दादाजी के कमरे की तरफ था, जो अपनी बीमारी और बुढ़ापे की वजह से शादी को अटेंड नहीं कर पाए। यह वजह कुछ और ही थी, लेकिन वो अपने कमरे में थे। दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर चली आई। कुछ देर उनके पास बैठी रही और वो भी ढूंढती हुई नज़रों से उसका चेहरा देखते रहे, जैसे उसके सामने शर्मिंदा हो। मैंने आपके पोते का और बाकी बुज़ुर्गों का फ़ैसला स्वीकार कर लिया दादाजी। अभी आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो भी मेरा फ़ैसला होगा, जो मैं अपनी और अपनी बेटियों की ज़िंदगी के लिए करूँगी, उसमें कोई बीच में नहीं आएगा। उन्हें कुछ अजीब लगा था, वो क्या सोचने बैठी थी, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। वो दुल्हन धूमधाम से विदा होकर नीचे आई। कुछ रस्मों के बाद उसे रमेश के कमरे में पहुंचा दिया गया था। रमेश ने तो इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि वो एक बार उसका हाल चाल जान लेता, एक बार अपनी बेटियों को देख लेता। वो बस दूसरे कमरे में बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रही। वो सीमा किसी और की जगह पर बैठकर ख़ुद को कितना भाग्यशाली महसूस कर रही होगी। ये दूसरी औरतें जो किसी का घर बर्बाद कर रही हैं, किसी डायन से कम नहीं होती, जिन्हें भागने के लिए किसी मजबूत मंत्र की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उन पर कोई मंत्र भी काम नहीं करता। वो रमेश की ज़िंदगी की जितनी भी खूबसूरत रात थी, लेकिन उस रात उसकी ज़िंदगी से और उसके गले से निशा नाम का कांटा हमेशा के लिए निकल गया। संगीता ने अपनी वफ़ादारी का सबूत देते हुए उसके लिए सारे रास्ते आसान कर दिए थे। रात के अंधेरे में रमेश के कमरे के बंद दरवाजे पर आखिरी नज़र डालते हुए वो अपनी सोई हुई बेटियों को उठाकर इस घर की दहलीज को पार कर गई। उसने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है। रात का अंधेरा इन 3 लड़कियों को निगल गया, क्योंकि उन्हें ख्वाहिश थी कि वो खो जाएं किसी अनजान रास्ते पर, जहाँ कोई जानने वाला ना हो, जहाँ कोई उनके वजूद का पता ना लगा पाए। अगले दिन सीमा के साथ उसकी ज़िंदगी की पहली शुरुआत का दिन था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो यह हवेली छोड़कर जा चुकी है, तो कुछ लम्हे वो बेयकीनी से देखता रहा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ में एक कमज़ोर सा बहाना था, लेकिन वो ऐसा कर चुकी थी। वो नहीं जानता था, जब औरत ज़िद पर उतर आती है तब बड़े बड़ों को। सुनीता जी ने उसका ध्यान भी इस तरफ नहीं जाने दिया। तुम सीमा पर ध्यान दो, वो तुम्हारे साथ खुश है, बस इतना काफ़ी है। कोई अपनी आसान फरामोशी में कहाँ तक चला जाए, तुम्हें इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए। हवेली से निकलकर वो सीधा उस फ्लैट में आई थी जो उसे उसके हक़ के तौर पर दिया गया था। ये बात उसके आत्मसम्मान के ख़िलाफ़ तो हो सकती थी कि वो दोबारा उस शख्स के घर में रुके, लेकिन वो उसका हक़ था। वो जानती थी अपने तमाम हक़, लेकिन अपनी बेटियों को वो उस शख्स के नाम और हैसियत से इतना दूर नहीं करेगी कि उन्हें एक अमीर बाप की औलाद होते हुए भी दर दर की खाक छाननी पड़े। ख़ुद को अलग कर लेना और बात है, ख़ुद को लाचार बना लेना और बात है, और वो ख़ुद को लाचार बनाने वालों में से नहीं थी। ज़िंदगी अगर एक नई शुरुआत मांगती थी, तो फिर एक नई शुरुआत का दामन उसके हाथ में थमा देने में क्या एतराज़ था। उसके पास पिता था, लेकिन उसे पता था कि उसके भाइयों का घर है। अपनी भाभियों पर वो बोझ की तरह हावी नहीं हो सकती। वो अपनी ज़िंदगी में इतना खोया हुआ था कि 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी वो दोबारा पलट कर नहीं आया। उसका हाल चाल जानने, अपनी बेटियों से मिलने, या फिर उसे इतनी गहरी रुकावटों में धकेल दिया गया था कि वो आना चाहे भी तो उसे आने की इजाज़त ना दी जाए। सीमा बहुत बाएतमाद, बहुत बोल्ड लड़की थी। उसे अपना लाइफ पार्टनर एकदम से परफेक्ट चाहिए था। रमेश के साथ वो खुश थी। उसे उसके मतलब का बंदा मिला था जो उसे ऐशो आराम भी करवा सकता था और उसकी रातों को भी खूबसूरत बना सकता था। लेकिन फिर भी उसे इस बात का डर था कि उसने रमेश को खोना नहीं है। उसके दिमाग में अपनी मौजूदगी का एहसास को इतनी शिद्दत से डालना है कि वो किसी की तरफ ध्यान ना दे पाए। इसलिए उसकी कोशिश जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी की तरफ थी, ताकि उसके कदम इस हवेली में मजबूत हो जाएं। सुनीता जी को चंद ही दिनों में अंदाज़ा हो गया था कि वो इतनी आसानी से हाथ आने वालों में से नहीं है। अब वो ढिंढोरा पीटें या जो भी करें, लेकिन हकीकत यही थी। तो नहीं मानना पड़ा, लेकिन एंडिंग की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई।
मामूल के मुताबिक उस दिन वो अपना वर्कआउट पूरा करने के बाद घर वापस आया। उसकी पत्नी भी उसके साथ ही थी। बेबाक से पहनावे में चहलकती हुई खूबसूरती का साथ बिना किसी की परवाह किए वो रमेश का बाजू थामे कमरे में दाखिल हुई। पिछले कुछ दिनों से रमेश की तबीयत अजीब हो रही थी और इस वक्त भी वो चकराते हुए सर के साथ कमरे में दाखिल हुआ। एक के बाद एक आने वाली उल्टी, चकराता हुआ सर और कांपता हुआ वजूद उसकी तबीयत को अच्छा खासा डिस्टर्ब कर चुका था। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां उसे पता चला कि प्रोटीन और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की ओवरडोज की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ चुकी है। वो 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहा, लेकिन तबीयत थी कि संभलने का नाम नहीं ले रही थी। बड़ी मुश्किल से उसकी तबीयत संभली और वो घर वापस आया, लेकिन नहीं जानता था कि एक साथ जो तूफ़ान की तरह उसके रास्ते की रुकावट रोके हुए है, वो उसके लिए किस कदर भयानक साबित हो सकता है। बाहर से तो वो ठीक हो चुका था, लेकिन उसके अंदर की कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। अपने आप उसे अजीब और खोखला महसूस होता। ये बात सीमा ने भी नोट कर ली और काफ़ी बार वो इस बात को जता भी चुकी थी, लेकिन वो हर बार नज़रअंदाज कर देता। सीमा की ज़िद पर ही उन्होंने अपने टेस्ट करवा लिए। सीमा को ये वहम था क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होकर इस हवेली को वारिस देना था, ताकि उसकी सौतन की बची हुई जगह भी ख़त्म हो जाए और इस हवेली पर उसका राज हो। डॉक्टर नमिता शर्मा, जो उनकी फैमिली डॉक्टर थीं, बड़ी तफसील से उनकी रिपोर्ट्स का जायज़ा ले रही थी और जायज़ा लेने के बाद उन्होंने अजीब नज़रों से उन दोनों की तरफ देखा। मिसेस सीमा, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। आपके अंदर ऐसा कोई भी डिफ़ेक्ट मौजूद नहीं है। वो इत्मीनान से मुस्कुराई और करीब बैठा हुआ शख्स बेफिक्र बैठा था। उसने पहले भी 2 बेटियां पैदा की थीं। उसे पता था कि उसमें तो कोई दोष हो ही नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर नमिता के अगले अल्फाज उसे चौंकने पर मजबूर कर गए। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपकी तबीयत में बदलाव पैदा किया? वो चौंक कर उन्हें देखता रहा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाहर से ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वो वजह बनाता, लेकिन डॉक्टर नमिता ने रिपोर्ट्स उसकी तरफ बढ़ा दी। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप बाप बनने की सलाहियत से काफ़ी हद तक महरूम हो चुके हैं। और उसे यूँ लगा जैसे हॉस्पिटल की छत धम से उसके सर पर आ गिरी हो। नहीं डॉक्टर साहिबा, ऐसा कैसे हो सकता है? और डॉक्टर नमिता ने उसे कह दिया। वो चाहे तो किसी और डॉक्टर से अपना चेकअप करवा ले, लेकिन यही हकीकत है। सीमा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो आपको महंगा पड़ा होगा। मुझे पहले ही शक था कि आप गुप्त मुलाकातें करते रहे हैं अपनी दूसरी पत्नी से। रैश ड्राइविंग करता हुआ वो हवेली पहुंचा, लेकिन वो रात उसके लिए तकलीफ़ और मुसीबत से कम नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता था? वो इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता था। सीमा को दीवानगी से घसीटते हुए उसने अपने करीब खींचकर उसे बाहों में भर लिया, लेकिन सीमा बहुत दुखी नज़र आ रही थी। क्या फ़ायदा इस नाम मात्र मर्दानगी का? प्लीज़, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। आंखों के सामने तारे नाच रहे हों। अगला सफ़र बिल्कुल ही निराशा में लिपटा हुआ था। आखिर हो क्या गया था उसे? ये हकीकत नहीं हो सकती। लेकिन अगले ही दिन उसे शहर के सबसे बड़े डॉक्टर समीर वर्मा से भी अपना केस तफसील से डिस्कस किया और उन्होंने भी यही कहा था। उसकी बॉडी में जो कुछ नज़र आ रहा था वो रिपोर्ट्स में आ चुका था। ये हादसा इतना बड़ा तो नहीं था कि वो इतनी बड़ी ईश्वरी कृपा से महरूम हो जाता। तो क्या ये उसके कर्मों का फल था? उस दिन दादाजी उसे देखते हुए मुस्कुराए और फिर अपने कमरे में चले गए, जबकि वो गुस्से में उनके कमरे में दाखिल हुआ था। आप ये समझ रहे हैं कि ये सब कुछ निशा की वजह से हुआ है? और वो इत्मीनान से पूजा की चौकी पर बैठकर जाप करते रहे। नहीं, बल्कि भगवान तो ये दिखाना चाहता था कि वो अगर चाहे तो दूसरी पत्नी से तुम्हें औलाद से भी महरूम कर दे। बेटे तो बहुत दूर की बात है। और उसे यूँ लगा जैसे उसके कदमों को सख्ती से किसी चीज़ ने जकड़ लिया। सर झटकते हुए वो कमरे में चला गया। उस रात भी सीमा और उसके बीच एक बड़ी झड़प हुई और अगले दिन ये झड़प ऑफिस में हर्षवर्धन के साथ हो गई। यह हर्षवर्धन ने उसकी पहली मुलाकात थी। न जाने कितने अरसे से वो इंतज़ार कर रहा था। वर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए उनके कुछ टेंडर्स वो हासिल करना चाहता था और ये उसकी बिज़नेस के लिए एक नई दास्तान हो सकती थी। बिज़नेस आए दिन नुकसान का शिकार हो रहा था। एक बड़ी रकम चाहिए थी, लेकिन न जाने उसे उस दिन क्या हुआ। उसने हर्षवर्धन का कॉलर पकड़ लिया और वर्धन ने उसे धकेल कर ख़ुद से दूर फेंक दिया। और उस शाम तक उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि हर्ष किस बला का नाम है।
उसका बिजनेस पार्टनर श्रेयस कपूर उससे पार्टनरशिप ख़त्म करने पर तुला हुआ था। हर्ष के हाथ उसके कॉलर को सिर्फ पकड़ ही नहीं चुके थे बल्कि झंझोड़ चुके थे, और अब ये फांसी का फंदा उसके गले में अटक कर उसकी सांसों को रोक रहा था। हर तरफ से रास्ता बंद हो गया था। सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर वो खुद को मानसिक मरीज समझने लगा था। उस दिन वो खुद हर्ष से कॉल पर बात कर रहा था। वो उससे मिलना चाहता था, एक लंच जिसमें वो तफसील से सबके सामने हर्ष से माफ़ी मांग सके। लेकिन वो नहीं जानता था कि उस दिन जो उसे सरप्राइज़ मिलेगा वो उसे झटका देने के लिए काफ़ी होगा। सोबर से पहनावे में सर पर खूबसूरती से दुपट्टा सजाकर हर्ष के पहलू में बैठी हुई उस लड़की को वो बेयकीनी से देखता रहा। निशा। उसके होंठों ने सरगोशी की, जबकि निशा ने अनजानी नज़रों से उसे देखने के बाद दोबारा फाइल्स हर्षवर्धन के सामने खोल दी। सर, राठौर साहब से मुलाकात करने के बाद रात 7 बजे के करीब आपकी ज़रूरी मीटिंग है। वो ज़िंदा थी। कुछ लोग संभल जाते हैं, सब नहीं टूटते, और वो संभल चुकी थी। वो उसके सामने पूरे विश्वास के साथ टांग पर टांग चढ़ाकर बैठी थी। उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए उसने हर्षवर्धन से माफ़ी मांगी। वो 40 साल का शख्स जो अपनी मजबूत पर्सनैलिटी के साथ विराजमान था, उसे देखते हुए वांगे से मुस्कुराया। माफ़ी ऐसे तो नहीं मांगी जाती राठौर साहब। यहाँ खड़े हो जाइए, खड़े होकर कानों को हाथ लगाइए और ऊंची आवाज़ में कहिए कि आपको हर्षवर्धन से पंगा नहीं लेना चाहिए था। उसके चेहरे की रंगत लम्हे भर में उड़ गई। और रमेश राठौर था जो आज तक लोगों को अपने सामने झुकाता आया, जो अपनी तकदीर के फ़ैसले खुद लिखना जानता था। वो कैसे ये सब कुछ कर सकता था? अगर माफ़ी स्वीकार करनी है तो इसी तरह कीजिए वर्दान साहब, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। वो साफ मुकर गया। उस लड़की की आंखों में मुकम्मल तौर पर अनजानपन था। वक्त ने उसके चेहरे से कुछ नहीं बदला था। इन गुजरे हुए दिनों से उसे मज़ीद शादाब, संतुष्ट और ताज़ा दम कर दिया था। होंठों पर हल्की सी मुस्कान सजाए वो प्रोफेशनल नज़रों से उसे देख रही थी। इस रास्ते का चुनाव उसने खुद किया। उसके पास शिक्षा थी। उसने अपने भाई की मदद ली और हर्षवर्धन के सेक्रेटरी के तौर पर उनके साथ काम करने लगी। कुछ ही अरसे में उसे पता चल चुका था कि हर्षवर्धन बहुत इज़्ज़तदार इंसान है, और हर्ष साहिब को भी अंदाज़ा था कि वो बिल्कुल शराफत और ईमानदार लड़की है। अपनी और अपनी बेटियों की तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो उठ खड़ी हुई। ये भी मुमकिन था कि इन 2 महीनों में वो अलग अलग चालबाजियों का शिकार होती, हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती कि कब भगवान अपनी तरफ से कुछ करे। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान का मामला भगवान पर छोड़ते हुए उसने अपना रास्ता सीधा किया था, और यही तो हर एक को करना चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांगोगे तो श्रेयस तुमसे पार्टनरशिप ख़त्म कर लेगा। तुम्हारे डूबते हुए बिज़नेस के लिए ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। ये माफ़ी मांगो और अपनी आत्मसम्मान की कुर्बानी दो, या फिर सब कुछ कुर्बान करके सड़क पर आ जाओ। वो अगर सारी ज़मीनें भी बेच देता तो भी ये नुकसान पूरा नहीं हो सकता था। उसे पता था हर्षवर्धन के नाम था बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ में। लोग उनके आगे पीछे घूमते थे। इतनी आसानी से तो वो अपना रूप कायम नहीं रख सकता था। पहली बार उसे लगा कि वो हर्षवर्धन से नहीं बल्कि निशा से माफ़ी मांग रहा है। वो सबके सामने उस कटहरे में आकर खड़ा हो गया। वर्धन साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसका गरूर टूट गया। उसके होंठों ने सरगोशियाना लहजे में कहा। वो बस उसका चेहरा देखती रही, ना व्यंग्य न नफ़रत। हर्ष के कहने पर उसने कानों को हाथ लगाकर भी माफ़ी मांगी। हंसते हुए उसने माफ़ कर दिया था, लेकिन वो अपने स्टैंड पर कायम रहा। वो ना ही वो टेंडर उनके हवाले करना चाहता था और ना ही उसे रमेश राठौर के साथ काम करना है। जिस लालच में आकर उसने माफ़ी मांगी थी वो भी पूरा नहीं हुआ और आत्मसम्मान भी चला गया। देर तक उसकी गाड़ी सड़कों पर घूमती रही। हर एक से बेपरवाह और बेनियाज होकर उसके पास सोचने के लिए बहुत से रास्ते थे। आज वही रात थी जो रात आज से कुछ महीने पहले निशा ने गुजारी थी। उस दिन सीमा घर नहीं आई। बस उसका मैसेज मिला था, वो 2 दिन अपनी माँ के पास रुकेगी। उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। हालांकि एक पत्नी को मुश्किल वक्त में अपने पति के साथ होना चाहिए, लेकिन उसे सीमा से ऐसा कोई भरोसा नहीं था। वो अपने साथ वक्त गुजारना चाहता था। अगले दिन ना चाहते हुए भी वो निशा के दरवाजे पर था। वो सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहता था। उसे पूछना चाहता था कि वो कब से बददुआओं में माहिर निकली।
काफ़ी देर वो उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो घर पर नहीं थी। पहली बार उसने अपनी दोनों बच्चियों को बुलाकर अपनी गोद में बिठाया। न जाने क्यों उसकी आंखें भीगने लगीं। वो गुलाबी गुलाबी रंग की गुड़िया की तरह थी, सफ़ेद चमचमाती हुई, जो अपने पिता को मुस्कुराती हुई नज़रों से देख रही थी। उनकी छोटी छोटी बातें, उनके साथ वक्त गुजारना, उसने पहले ये सब कुछ क्यों नहीं किया? ये सब कुछ कितना खूबसूरत था, ज़रूरत से ज़्यादा। मजबूत कदम उठाती वो लाउंज में दाखिल हुई। कुछ देर के लिए रुककर उस शख्स को देखती रही जिसे ख्याल आ चुका था कि वो उसकी पत्नी है, उसके बच्चों की माँ, और अपनी बेटियों को केयरटेकर के हवाले करते हुए वो उठ खड़ा हुआ। मैं सिर्फ देखने आया था कि जीत मांगने वाले चेहरे किस तरह के होते हैं। अपने सीने पर बाजू लपेटे हुए उसने कह दिया, और वो होंठों का कोना खींचकर मुस्कुराई। देख लिया है तो अब जा सकते हैं। आपको इस चेहरे पर कुछ अलग नज़र नहीं आएगा। ठीक है, वो शख्स कभी उसकी मोहब्बत रहा था, लेकिन भाड़ में जाए मोहब्बत। उसका हक बनता था कि वो सीमा के पहलू से लग कर रोता। घर वापस आ जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। क्यों दर दर की ठोकरें खाकर अपनी लाचारी का रोना रो रही हो? वो चाहते हुए भी उसके आकर्षक चेहरे से नज़रें नहीं हटा पा रहा था। कितनी शिद्दत से दिल मचल रहा था कि उसके होंठों को छू ले, लेकिन फिर भी घमंड बीच में आ रहा था। मैं चाहे जिस चीज़ का भी रोना रो रही हूँ, लेकिन ये रोना आपके रोने से ज़्यादा बुरा नहीं है। आप जाइए और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दीजिए। मैं अपनी बेटियों के साथ खुश हूँ। रमेश के चेहरे को देखते हुए वो पलट गई और गुस्से में आग बबूला होकर वो उसके घर से निकला था। लेकिन उसे ये सिर्फ शुरुआत थी, अंत अभी भी नहीं हुआ था। उस अगली सुबह हवेली में आने वाला हंगामा इतना जानलेवा था कि बरसों की बनाई हुई जितेश राठौर की इज्जत खाक में मिल गई। उन्हें उस रात जो वीडियो मिला वो क्लब में नाचती हुई सीमा का था, जो किसी अनजान लड़के के साथ बेहद बेबाक हदों को पार कर रही थी। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि तुम इतने नामर्द हो चुके हो कि अपनी पत्नी गैरों के पास भेजने लगो। वो दहाड़े, और वो बेयकीनी से कभी उस वीडियो को देखता तो कभी सर उठाकर घर वालों को। उसकी इज्जत नीलाम हो चुकी थी। ये वीडियो न जाने कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी होगी। सीमा नशे में थी, उसके पास बहाना था, लेकिन वो भड़क उठा। तुम यहाँ से इजाज़त लेकर गई थी अपनी माँ के पास रुकने के लिए, ना कि ये सब करने के लिए। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सीमा का गला दबा दे। अगर इस घर में रहना है तो इस घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी तुम। उसे लगा वो निशा है। नहीं नहीं, ये उसकी गलत फहमी थी, और ये गलत फहमी वो लड़की बहुत जल्दी दूर करने वाली थी। जब पति के बस में कुछ नहीं होता तो फिर वो चीखता चिल्लाता है, तुम्हारी तरह। अगर इतने ही मर्द थे तो बिस्तर पर इस तरह औरत को संतुष्ट करते कि वो किसी और के पास जाती ही नहीं। रमेश, मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारी ग़ुलामी में नहीं गुजार सकती। ये उसके मुंह पर पड़ने वाला ऐसा जहरीला थप्पड़ था जिसने उसे साकित कर दिया। पहली बार उसे अंदाज़ा हुआ था वो सच में किसी काम का नहीं रहा। वो लोग जिन्हें लगता था कि वो हर तरह से अपनी हैसियत बदल सकते हैं, भगवान उन्हें ऐसा लाचार बना देता है कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। वो नहीं जानता था कि भगवान उसके घमंड को इस तरह तोड़ेगा। वो रात बेहद सिगरेट स्मोकिंग की वजह से अपने कमरे में बंद रहा। न जाने कितनी बार सुनीता जी आई। कमरे में अपने बेटे की हालत देखकर वो तड़प कर रह जाती। आज वो तमाशा बने हुए था और देखने वाला तमाशबीन थे, जिनका कल तक वो तमाशा बनाकर खुश होते थे। आज किस्मत ने उन्हें कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया था और बेसहारा छोड़ दिया था। वो सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, अगले आने वाले कितने ही दिनों में वो कमरे से बाहर नहीं आया। उसके पास दुख मनाने के लिए न जाने कितने गम थे। हमेशा की मोहब्बत के खोने का गम। ऐसा तो नहीं कि वो किसी औरत के लायक नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक घमंडी अहंकारी औरत ने उसे भरे समाज में जलील साबित कर दिया। सीमा ने विवाह के कागजात पर लिखवाई हुई शर्तों के मुताबिक वो तमाम चीज़ें वसूल कर लीं और उससे तलाक की मांग की। उसके पास था ही क्या देने के लिए। मजबूरन डूबते हुए बिज़नेस को बेचने के लिए, सीमा की शर्तों को पूरा करने के लिए जितेश राठौर ने उन सारे मामलों को समेटना चाहा। वो तो सिर्फ अपने कमरे के ही होकर रह गए। उनकी बरसों की बनाई हुई इज्जत ख़त्म हो चुकी थी। भगवान ने उसे प्यार करने वाली, सच्चे चरित्र वाली औरत से नवाजा था। वो खूबसूरत लड़की जो अपने सादे से रूप में भी चौंकने पर मजबूर कर देती। भगवान ने उसे खूबसूरत परियों से नवाजा था, उसके घर में मंडराने वाली ईश्वरी कृपया, लेकिन उसने अपने पैरों से उन्हें धकेल दिया।
पूरे 4 दिन और 4 रातें गुजार कर वो अपने कमरे से निकला भी तो गाड़ी में बैठते हुए उसका रुख निशा के घर की तरफ था। वो उसके कदमों में बैठा था और माफ़ी मांगना चाहता था। अपनी बेटियों को अपनी गोद में संभाल कर उसने उनसे प्यार करना चाहता था। हो सकता है कि भगवान दोबारा उस पर मेहरबान हो जाता। हो सकता था कि उसकी बेटियों के वापस आ जाने पर कृपा फिर उसकी तरफ लौट आती। बस करो, भूल जाओ इन तमाम बातों को, एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे थाम लो, मेरे पास कुछ नहीं बचा। उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए वो इल्तिजा कर रहा था जिस तरह उस दिन वो इल्तिजा कर रही थी। गुलाबी चेहरे पर फैली हुई मुस्कान के साथ उसने नरमी से उसे देखा और फिर पलटकर सोफ़े पर बैठ गई। मेरे अपने पास कुछ नहीं बचा, मैं आपके खाली हाथों पर क्या रखूं? मेरी बरसों की तपस्या मिट्टी में मिल गई। आपको मुझे दया के काबिल भी समझना चाहिए था राठौर साहब। उसने नहीं चाहा था कि वो उसके सामने रोएगी, लेकिन आंसू उसकी पलकों पर आ गए और मुकाबिल ने तड़प कर उसका हाथों को थाम लिया था। हम अपनी बेटियों के साथ खुश रहेंगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं भटक गया था, बहक गया था, लेकिन उसने अपने हाथ वापस छुड़वा लिए। उसकी आत्मसम्मान इतनी मजबूत थी कि वो सब कुछ छोड़कर यहाँ तक आ गई, और अगर यहाँ आकर भी समझौता कर लेती तो इन दोनों में फ़र्क क्या था? अगर आपको अपनी बेटियों का एहसास हो गया है तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि उन्हें आपका प्यार नसीब हो। आइए, उनसे मिलकर जाइए, उनसे प्यार कीजिए, लेकिन निशा पर आप अपने सारे हक खो चुके हैं। वो साफ इनकार कर गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ निशा, मेरी बात तो सुनो, भगवान का वास्ता है तुम्हें। उसने कुछ नहीं सुना, बस पलटकर वो कमरे की तरफ गई और दरवाजे को सख्ती से बंद कर दिया। ये उसकी दुनिया थी, उसका सुकून भरी दुनिया, जिसका चुनाव उसने खुद किया था, भगवान पर पूरा विश्वास करके। अब इस शख्स का हक तो नहीं बनता था कि वो उसकी दुनिया में दखल देकर एक बार फिर उन्हें बर्बाद कर देता। उसे लगता था कि उसका अपनी बेटियों पर कोई भी हक नहीं। दिल के हाथों मजबूर होकर वो कभी कभार उनसे मिलने चला आता। निशा ने कभी उसे मुंह तक नहीं लगाया। वो उसे माफ़ कर भी नहीं सकती थी। हो सकता है कि आने वाले सालों या फिर एक लंबी मुद्दत के बाद उसका दिल नरम पड़ जाए। हो सकता है कि अपनी बेटियों के हाथों मजबूर होकर इस शख्स को कोई मौका देने के लिए वो पलट कर उसे देख लेती, लेकिन अभी तक तो कोई आसार नहीं थे। ये शख्स का हक बनता था कि वो हर तरह का पछतावे से समझौता करता, अपनी सारी ज़िंदगी इस हार के हवाले कर देता जो उसका अपना चुनाव थी। इतनी स्वार्थ पर मत उतरिए कि अपने रिश्तों में तन्हा रह जाएं, क्योंकि भगवान जब अपनी कृपा वापस ले लेता है तब पतान से लपेट कर हम बस पछताते रहते हैं, रोते रहते हैं।